Hello everyone, this is Anisha and you are on my YouTube channel Anisha Farhan. I hope your life is treating you well. आज ये कौन है? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो कौन है, इसके इनके बारे में आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा और इन्होंने क्या क्या काम किया है वो भी पता चल जाएगा। इसीलिए इनके बारे में जो है वो सेल थ्योरी के अंदर है, इसीलिए आपको सेल थ्योरी तक बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो आज की थोड़ी लंबी है, इसीलिए आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी लेट आ रही है क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल रीजंस हैं। मैं कुछ काम में उलझ गई थी, इसीलिए आज की वीडियो काफ़ी लेट है। उसके लिए आई एम सॉरी। आज हम लोग साइटोलॉजी पढ़ेंगे। साइटोलॉजी हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। मैंने कहा था ना कि मैं एक बायोलॉजी का पूरा कोर्स करवाऊंगी। उस पूरे कोर्स के अंदर हमारा साइटोलॉजी फर्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है। साइटोलॉजी जूलॉजी का पार्ट है, इसलिए हम लोग जूलॉजी पहले पढ़ेंगे, फिर बॉटनी, फिर आगे का और। ठीक है। तो आज हम लोग साइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। साइटोलॉजी में कहीं भी आपको अगर साइटो का मतलब पूछ लिया जाए ना कि साइटो मतलब क्या होता है, तो साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है। अगर कहीं भी वर्ड मिल जाता है साइटो, CYTO, साइटो का मतलब सीधा सा होगा कि वो चीज़ सेल से रिलेटेड है। ठीक है। किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है, कोशिका से रिलेटेड है, कोशिका से। ठीक है। सेल को हम लोग कोशिका बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जो लॉजी है, लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी। ठीक है। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या हो गया? साइटोलॉजी का मतलब होता है कि ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग सेल के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान, या फिर कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साइटोलॉजी टर्म, साइटोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दी थी? साइटोलॉजी टर्म, साइटोलॉजी टर्म फर्स्टली गिवन बाय, फर्स्टली गिवन बाय, फर्स्टली गिवन बाय हर्टविंग। हर्टविंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या दी थी? हर्टविंग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले साइटोलॉजी टर्म दी थी। ठीक है। साइटोलॉजी, ये जो टर्म, ये जो नाम है ना, ये किसने दिया था? ये हर्टविंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, हर्टविंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के फादर कौन है? कोशिका विज्ञान के फादर कौन है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ साइटोलॉजी है कौन? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या है? रॉबर्ट हुक साइटोलॉजी के फादर है। ठीक है। अब इनको फादर क्यों बोला गया है? क्योंकि हर किसी के मतलब कोई ना कोई तो इन्होंने काम किया होगा ना, इसीलिए इनको फादर बोला गया है। तो वो इनको फादर क्यों बोला गया है उसका मैं डिटेल में बताती हूँ अभी। ठीक है। इनको फादर इसलिए बोला गया है साइटोलॉजी का। साइटोलॉजी मैंने बताया ना क्या होता है? साइटोलॉजी मतलब होता है वो साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम लोग सेल की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, सेल को डिस्कवर किया, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? रॉबर्ट, फादर ऑफ साइटोलॉजी, जो कि कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स क्या होती है? साइटोजेनेटिक्स क्या होती है? साइटोजेनेटिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका आनुवांशिकी, कोशिका आनुवांशिकी, कोशिका आनुवांशिकी, हिंदी में ये बोलते हैं। अब जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंदर हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और डीएनए कहाँ पे होता है? डीएनए सेल, सेल के न्यूक्लियस में होता है ना। सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। इसलिए साइटो, साइटो का मतलब क्या हो गया? साइटो का मतलब सेल से रिलेटेड हो गया, और जेनेटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे डीएनए की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। किसकी स्टडी कर रहे हैं? डीएनए की। किसके अंदर? सेल के अंदर। ठीक है। किसके अंदर? सेल के अंदर हम लोग डीएनए की स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोजेनेटिक्स।
क्या बोलते हैं, साइटोजेनेटिक्स, कोशिका आनुवांशिकी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हु इज द फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, हु इज द फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स के फादर कौन है, तो वो कौन है, एच जे म्यूलर, एच जे म्यूलर, ठीक है, कौन है, एच जे म्यूलर, ये कौन है, साइटोजेनेटिक्स के फादर हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि साइटोलॉजी के फादर कौन है, साइटोलॉजी के फादर अपने रॉबर्ट हुक है ना। नेक्स्ट क्या आता है, अब रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने अब एक बुक लिखी थी खुद के नाम से, है ना, और उस बुक का नाम क्या दे दिया, उस बुक का नाम दे दिया माइक्रोग्राफिया, सॉरी माइकोग्राफिया, माइकोग्राफिया। ये क्या है, ये एक बुक है, ठीक है, ये क्या है, ये एक बुक है which is written by, which is written by Robert Hooke, which is written by Robert Hooke, ठीक है। ये वाली बुक किसने लिखी है, रॉबर्ट हुक ने लिखी है, कौन सी बुक, माइकोग्राफिया बुक, ठीक है। इतना हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अब साइटोलॉजी के फादर हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है, स्वैनसन, कौन है, स्वैनसन, काफी अच्छा नाम है, स्वैनसन, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है, स्वैनसन, स्वैनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी, उसके फादर कौन है, उसके फादर हैं अरुण कुमार शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, ए के शर्मा बोल सकते हैं हम लोग इनको, ठीक है। अरुण कुमार शर्मा क्या है, अरुण कुमार शर्मा इंडियन साइटोलॉजी के फादर है, क्या है, इंडियन साइटोलॉजी के फादर हैं कौन, अरुण कुमार शर्मा, या फिर इनका ऑप्शन में मिलेगा आपको ए के शर्मा, क्या मिलेगा, ए के शर्मा, ए के मीन्स अरुण कुमार। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि हम लोगों ने सेल के फादर के बारे में पढ़ लिया, फलाना ढिंका पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, लेकिन सेल मतलब होता क्या है, सेल मतलब होता क्या है, सेल क्या है, सेल हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हम लोग क्या है, हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट होती है क्या, सेल। बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है, मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई, आई थिंक इकाई ऐसे लिखते हैं, नहीं ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, मूलभूत इकाई, ठीक है। तो सेल क्या है, हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, इसलिए जो भी लिविंग होगा, जो भी लिविंग होगा उनके अंदर क्या होती है, उनके अंदर सेल होती है। ऐसा किसने बताया था, ऐसा मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसने बताया था, वरना तो सस्पेंस खुल जाएगा, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं, इसलिए सेल को क्या बोल दिया, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और क्या बोलते हैं, और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या मिल सकती है ऑप्शन में, it is the structural and functional unit of living organisms, it is the structural and functional unit of living organisms, ठीक है। सेल क्या होती है, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों बना है, क्योंकि
जो सेल होती है यही क्या बनाती है, यही हमारी बॉडी बनाती है, पूरी लिविंग बॉडी बनाती है। और वो कैसे बनाती है वो मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। तो अगर सेल नहीं होती तो हमारा स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, और सेल हमारी बॉडी के अंदर है तो ये क्या कर रही है, कुछ फंक्शन कर रही है, कुछ काम कर रही है अंदर ही अंदर, है ना। तो ये क्या हो गई, फंक्शनल यूनिट भी हो गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या दे दी, इसकी डेफिनेशन दे दी, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सबसे मेन टॉपिक होगा क्या, डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 में, 1665, ठीक है। द सेल, the cell was first discovered by, the cell was first discovered by रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। और कब किया इन्होंने सेल को डिस्कवर, इन 1665, ठीक है, इन 1665। लेकिन लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी ना, वो सेल कैसी थी, वो डेड सेल थी, वो मरी हुई कोशिका थी, ठीक है, मृत कोशिका थी वो। कैसे कोशिका थी, मृत कोशिका थी। ये किसने डिस्कवर की थी, डेड सेल, ये डेड सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, ठीक है। अब डेड सेल है, इसका मतलब वो काम नहीं कर रही, ठीक है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। इसके बाद में अब लिविंग सेल को भी किसी ना किसी को डिस्कवर करना था, तो लिविंग सेल को डिस्कवर कौन करता है वो हम लोग देखते हैं। लेकिन लिविंग सेल को डिस्कवर करने से पहले हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब डिस्कवर तो उसको कर दिया है, उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल डिस्कवर की थी, डेड सेल डिस्कवर की थी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इससे भी पूछ जाते हैं डेड सेल से, हालांकि ये डेड सेल थी फिर भी इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी, ये ही मैंने किसके लिए यूज किया है, ये ही मैंने रॉबर्ट हुक के लिए यूज किया है। सो he discovered, he discovered the dead cell, the dead cell in cork tissue। कौन सा टिश्यू, कॉर्क टिश्यू। और ये कॉर्क टिश्यू क्या होता है, ये कॉर्क टिश्यू आप जब किसी भी पेड़ की क्या लेते हो, स्टेम लेते हो, स्टेम मतलब क्या हो गया, उसका तना, ठीक है, उसका तना। उस तने की जब आप ऊपर ऊपर की उसकी छाल उतार देते हो, ठीक है, ऊपर ऊपर की तो उसकी छाल उतार देते हो, और फिर अंदर जो चिकनी चिकनी होती है ना, वो क्या होता है, वो होता है कॉर्क टिश्यू। क्या होता है, कॉर्क टिश्यू। पेड़ के अंदर होता है, हर पेड़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर स्टेम अच्छी खासी होती है, ठीक है। और उसकी ऊपर ऊपर की छाल उतार देना, और फिर उसका जो अंदर का पार्ट होगा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, वो एकदम चिकना चिकना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्क टिश्यू बोलते हैं, कॉर्क उत्तक, ठीक है। अब जब रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क टिश्यू को देखा, किसके अंदर, उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। हालांकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उनके पास खुद का माइक्रोस्कोप था, ठीक है, उन्होंने खुद से बनाया था वो माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो उन्होंने जब उस माइक्रोस्कोप के अंदर अपनी वो रखी, तो उनको कुछ ऐसी हेक्सागोन जैसी स्ट्रक्चर दिखी। मैंने हेक्सागोन बोल के मैंने बेंजीन वर्ड यूज नहीं किया है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे बेंजीन डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। उनको ऐसी स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिली जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है अभी ये। अगर आपको कोई अननेसेसरी वॉइस आ रही हो बाहर से तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आप उसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट, उनको इस हेक्सागोन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखी। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है सारा खेल इन्हीं का ही है, सारा खेल इन्हीं का ही है। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप लिया, उस माइक्रोस्कोप के ऊपर कॉर्क टिश्यू को रखा। स्लाइड, माइक्रोस्कोप को यूज करना तो आता होगा, 11th-12th क्लास में हम लोगों ने बहुत किया था, अगर आप 11th-12th में हो तो, ठीक है। तो ये
छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर देखने को मिले, इस हेक्सागोन स्ट्रक्चर के अंदर उनको देखने को मिले। ठीक है, अब ये छोटे छोटे ये क्या बने हुए हैं, ये रूम्स बने हुए हैं। ठीक है, ये वाला क्या, ये एक रूम है ना। इस रूम के अंदर उनको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर मिली, है ना, और वो क्या थी, वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर थी सेला। ठीक है, क्या थी, सेला। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, सेला का मतलब क्या होता है, सेला एक लेटिन वर्ड है सेल का। ठीक है, लेटिन वर्ड ऑफ सेल, लेटिन वर्ड ऑफ सेल। ठीक है, सेल का लेटिन वर्ड है क्या, सेला। क्या है, सेला। और ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ना, यही क्या है, यही है सेल। ऐसा किसने बताया, ऐसा हमको रॉबर्ट हुक ने बताया। किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट ब्राउन अलग है। रॉबर्ट ब्राउन क्या है, फादर ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन वो सेल कैसी थी, वो सेल डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, जैविक कोशिका। लिविंग सेल का मतलब क्या होता है, लिविंग सेल का मतलब होता है जैविक कोशिका। आई होप मेरी हिंदी ठीक होगी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, जैविक कोशिका की खोज किसने की, वो किसने की थी, वो की थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एवी लुबोनहॉक, एवी लुबोनहॉक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिविंग सेल, जैविक कोशिका की डिस्कवरी की। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डेड सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने की थी, और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, एवी लुबोनहॉक ने की। अब जब इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की तो वो किसके अंदर की, वो उन्होंने एक बैक्टीरिया के अंदर की। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर। और वो बैक्टीरिया कौन सा था, उस बैक्टीरिया का नाम था माइकोप्लाज्मा। क्या नाम था, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो इनको लिविंग सेल को डिस्कवर करने से पहले इनको बैक्टीरिया डिस्कवर करना पड़ेगा, है ना। इनको क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया डिस्कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या था, माइकोप्लाज्मा था। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता नहीं है, ऐसा है ही। ठीक है, ये जो माइकोप्लाज्मा के अंदर उन्होंने जो लिविंग सेल डिस्कवर की थी ना, वो पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एवी लिबोनहुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी, जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, वो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर डिस्कवर की थी, जो कि पूरे यूनिवर्स के, पूरे ब्रह्मांड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, ऐसा किसने बोला ऐसा एवी लुबोनहुक ने बोला। ठीक है, अब एवी लुबोनहुक को हम लोग क्या बोलते हैं, एवी लुबोनहुक को सॉरी एवी लुबोनहुक ने और क्या क्या चीजें डिस्कवर की। एवी लुबोनहुक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। ठीक है, किसको डिस्कवर किया, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। हमारे अंदर जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। हिंदी में बोलते हैं इनको लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। एक्चुअली मैंने पहले किसी से पूछा था, मेरा ही कोई छोटा भाई है, उसी से पूछा था मैंने कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसने बोला आर फॉर राजस्थान। वो छोटा था इसीलिए उसको नहीं पता था। तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट किसकी डिस्कवरी की, नेक्स्ट इन्होंने प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की। नेक्स्ट इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की। और इन्होंने एक चीज और डिस्कवर किया था, वो क्या थे, स्पर्म्स। स्पर्म्स किसके अंदर होते हैं, स्पर्म्स मेल के अंदर होते हैं। ठीक है, नर के अंदर स्पर्म्स पाए जाते हैं। स्पर्म्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं शुक्राणु।
क्या कहते हैं, शुक्राणु, जो कि किसके अंदर पाए जाते हैं, मेल के अंदर, नर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों की डिस्कवरी किसने की, इन सारी चीजों की डिस्कवरी किसने की, एवी लेeuwenhoek। इसीलिए इन्होंने इतनी सारी चीजों की डिस्कवरी की, और वो इतनी सारी चीजें क्या है, बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पॉन्ज, इन्हीं सारी चीजों को डिस्कवर करने की वजह से इनको क्या बोला गया, एवी लेeuwenhoek को क्या बोला गया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोला गया किसको, एवी लेeuwenhoek को। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, एवी लेeuwenhoek, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग बैक्टीरिया की तो वो करते हैं, स्टडी करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट, इन्होंने एवी लेeuwenhoek की एक बुक है, ठीक है, एक बुक है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के राज, है ना। हिंदी में ये वाला मतलब नहीं है प्रकृति के राज, हिंदी में भी यही है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। बुक चाहे हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, उनका नाम कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, उनका नाम वही रहेगा जो उस ऑथर ने अपनी बुक का नाम डिसाइड किया है। ठीक है, उस ऑथर ने अपनी बुक का नाम डिसाइड किया है, वही उनका नाम इंग्लिश और हिंदी में सेम रहता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। आई थिंक मैंने गलत लिख दिया ये। ठीक है, सेल थ्योरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले 1824 के अंदर, 1824 में 1824 के अंदर क्या होता है, एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम क्या होता है, ड्यूट्रोचैट। ठीक है, उनका नाम क्या होता है, ड्यूट्रोचैट। ये क्या है, ये एक साइंटिस्ट है, कौन, ड्यूट्रोचैट। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब बहुत सारे सेल्स एक जगह आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, अब ये सारी सेल्स एक जगह आके मिल जाती हैं, मतलब क्या हो गया, इन सेल्स ने क्या बना लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया, और उस ग्रुप को इन्होंने क्या नाम दिया, उस ग्रुप को इन्होंने बोला कि वो क्या है, टिश्यू है। ठीक है, वो क्या है, टिश्यू है। टिश्यू को हम लोग कहते हैं उत्तक। ठीक है, क्या है, उत्तक। ठीक है, तो they said that all the cells together to make a tissue। ठीक है, जब बहुत सारी सेल्स, ड्यूट्रोचैट ने कहा कि जब बहुत सारी सेल्स एक जगह पे मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तक। ठीक है, आई थिंक ऐसे लिखते होंगे। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कब कही, 1824 में, 1824 में। ठीक है, सिर्फ उन्होंने यही बोला कि टिश्यू क्या होते हैं, उन्होंने सिर्फ यही बोला, उन्होंने सेल थ्योरी के अंदर और कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यूट्रोचैट ही सेल थ्योरी के फादर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आता है 1839। 1839 में दो साइंटिस्ट एक साथ आते हैं, वो दोनों एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मिल बांट के। ठीक है, और वो दो साइंटिस्ट कौन होते हैं, वो दो साइंटिस्ट होते हैं स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन एंड स्वान। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट होते हैं, स्लाइडन एंड स्वान। ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों ऐसे कहते हैं कि हमारी जो लिविंग बॉडी होती है ना, मैंने आपको पीछे कहा कि हमारी लिविंग बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, सेल से मिलके बनी हुई है, तो ये बात कौन बताता है, ये बात हमें स्लाइडन एंड स्वान ही बताते हैं, तभी मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि हमारी बॉडी किससे मिली हुई है,
हमारी बॉडी किससे बन के मिली हुई है, तो वो है सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, और वो प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या है वो मैं बताती हूँ। इन्होंने क्या कहा, all living organisms, all living organisms, all living organisms are made up of cells and product of cells and product of cells। ठीक है, कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग किसके बने हुए हैं, हम लोग सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ सेल मतलब कोशिका के उत्पाद, है ना, कोशिका के उत्पाद, है ना, और वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे अंदर क्या होता है, सेल बनती है, क्योंकि हमारी बॉडी, सेल क्या है, सेल हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसीलिए सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी है सेल, है ना। और सेल को मिला के, मैंने क्या कहा, जब बहुत सारी सेल्स एक जगह पे अपना ग्रुप बना लेती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। मतलब यहाँ पे एक सेल थी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 ऐसे बहुत सारी सेल्स आ गई। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है। तो सेल पहले बनी, फिर सेल के ग्रुप बन गए, और उस ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दे दिया, टिश्यू नाम दे दिया, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तक। ठीक है, फिर ये टिश्यू मिलके क्या बनाता है, ये टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, टिश्यू सिस्टम बनाता है। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन बनाते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू सिस्टम एक जगह पे आ जाते हैं तो अपना एक अंग बन जाता है, अपना एक ऑर्गन बन जाता है। ठीक है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम जब हमारा बन गया तो फिर क्या बन जाती है, फिर एक लिविंग बन जाता है। ठीक है, सॉरी, फिर एक लिविंग बन जाता है। आई एम सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले सेल बना, फिर टिश्यू बना, फिर टिश्यू सिस्टम बना, फिर ऑर्गन बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, फिर लिविंग बना। अगर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता तो लिविंग नहीं बनता, अगर ऑर्गन नहीं होते तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, अगर टिश्यू सिस्टम नहीं होता तो ऑर्गन नहीं बनते, अगर टिश्यू नहीं होता तो टिश्यू सिस्टम नहीं बनता, और अगर सेल ही नहीं होती तो इनमें से कोई सा भी नहीं बनता। तो इसीलिए सेल को क्या बोल दिया, इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट बोल दिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सॉरी, इसीलिए सेल को क्या बोल दिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट बोल दी है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं, ये सारे के सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि टिश्यू कब बने थे, टिश्यू जब बहुत सारी सेल्स एक जगह पे इकट्ठी हुई थी, और फिर टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, फिर टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर लिविंग। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे हो गए प्रोडक्ट ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल, कोशिका के उत्पाद, कोशिका के उत्पाद। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। और यही क्या है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूरी सेल थ्योरी के अंदर जो समझने वाली है। ठीक है, इसीलिए अब स्लाइडन एंड सोन ने यही बता दिया कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है, तो बात खत्म, अब कुछ नहीं है, बस बात पता चल गया कि सेल थ्योरी के अंदर क्या बताना था। इसीलिए स्लाइडन एंड सोन को क्या बोल दिया, फादर ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन एंड स्वान also called father of सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है, स्लाइडन एंड स्वान। ठीक है, जिसमें जो स्लाइडन थे वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, जूलॉजिस्ट थे,
है ना। इन्होंने जूलॉजी के अंदर ज्यादा वर्क किया था। और जो स्वान थे, है ना, जो स्वान थे वो क्या थे, बॉटनिस्ट थे। ठीक है, स्वान क्या थे, बॉटनिस्ट थे। आई होप समझ में आ गया होगा। इन्होंने स्लाइडन एंड स्वान ने कब कौन सी ईयर के अंदर वर्क किया था, 1839 में। मैंने पीछे बताया ना, 1839 को मुझे हिंदी में नहीं पता क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे कुछ कुछ ही आता है ऐसे हिंदी में, सारे नहीं आते। इनफैक्ट कुछ कुछ भी नहीं, मुझे बहुत ही कम आते हैं, शायद 25-30 तक अप्रोक्स इतनी हिंदी आती है। हिंदी का मतलब जो ये काउंटिंग होती है ना, मुझे 25-30 तक ही आती है हिंदी में, बाद में आगे नहीं आती ढंग से। ठीक है, इसीलिए फिर आता है 1855 के अंदर। 1855 में एक साइंटिस्ट आते हैं, कौन, रुडोल्फ विर्चो। कौन, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, रुडोल्फ विर्चो। कब आते हैं, 1855 में। ठीक है, कब आते हैं, 1855 में। ये बीच में ही टांग अड़ाने आ जाते हैं, किसके बीच में, स्लाइडन एंड स्वान के बीच में। ठीक है, स्लाइडन एंड स्वान के बीच में कौन टांग अड़ा देता है, रुडोल्फ विर्चो। अब रुडोल्फ विर्चो सेल थ्योरी के अंदर आके क्या देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं। इनका एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट होता क्या है, उस स्टेटमेंट में लिखा होता है, ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये इनका स्टेटमेंट होता है। ठीक है, हालांकि इनकी लैंग्वेज अलग थी, इसीलिए इनकी भाषा भी अलग है। ठीक है, उनकी भाषा में ओमनी का मतलब क्या होता था, ओमनी का मतलब होता था प्री एग्जिस्टिंग। क्या होता था, प्री एग्जिस्टिंग। और सेलुला का मतलब होता है सेल, इस ई का मतलब होता है टू, और इस सेलुला का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो आते हैं और ये एक स्टेटमेंट देते हैं। उस स्टेटमेंट में लिखा होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने ये बताया कि जो नई जो सेल्स होती है ना, जो न्यू सेल आके बनती है, वो किससे बनती है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है, ऐसा किसने बताया हमें, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। कौन सा स्टेटमेंट यूज करके, ओमनी सेलुला ई सेलुला। मैंने बहुत सारे एसएससी के तो बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने। कौन सी थ्योरी में, सेल थ्योरी में। ठीक है, कब दिया, 1855 में। हालांकि ईयर नहीं पूछते, ईयर कभी नहीं पूछते हैं बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये बोल देते कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक सेल है ना, ये सेल डिवाइड होके दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ये जो इसी सेल से ही क्या बनी, इसी सेल से ही दो नई सेल्स बनी है। इसने जब अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया, है ना, तो दो नई सेल्स बन के आ गई अपने पास। ठीक है, अपने पास दो नई सेल बन के आ गई। तो ये क्या है, ये दोनों हमारी क्या है, न्यू सेल है। ठीक है, न्यू सेल है। और ये वाली हमारी क्या है, ओल्ड सेल है। तो ये कैसी सेल हो गई, ये हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल हो गई। ठीक है, जो ओल्ड सेल होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को ही हम लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल कहते हैं। और इस प्री एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड सेल का दूसरा नाम है पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। और ये पेरेंट सेल मिलके क्या बनाती हैं, ये पेरेंट सेल मिलके न्यू सेल बनाती है। और इस न्यू सेल का भी दूसरा नाम है डॉटर सेल। क्या, डॉटर सेल। ठीक है, क्या बनाती है, डॉटर सेल बनाती है। कौन, पेरेंट सेल। और यही क्या थी, यही पेरेंट सेल क्या थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल थी। क्या थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब सेल थ्योरी के अंदर रुडोल्फ विर्चो ने अपना सारा बता दिया, लेकिन क्या है, आपका खुद से अब एक क्वेश्चन होना चाहिए। और वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए
कि जो वायरस होता है ना, जो वायरस होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है। आप तो बोलते हो ना कि वायरस तो लिविंग होता है, लिविंग होता है, लेकिन वायरस के अंदर तो कोई भी सेल नहीं होती, वहां पे तो सेल एब्सेंट होती है। ठीक है, आपको पता था क्या कि वायरस के अंदर सेल नहीं होती, वायरस के अंदर कभी भी कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लिविंग होता है। तो यहाँ पे सेल थ्योरी के अंदर तो स्लाइडर एंड स्वॉन ने यही बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो किससे बन के मिली होती है, सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बनी होती है। ठीक है, लेकिन वायरस के अंदर तो ये बात जम ही नहीं रही, इसीलिए वायरस को हम लोग क्या बोल देते हैं, वायरस को हम लोग बोल देते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, ये सेल थ्योरी का क्या, सेल थ्योरी का ये क्या है, अपवाद है एक, क्या, वायरस जो कि लिविंग तो होता है लेकिन उसके अंदर सेल एब्सेंट होती है, इसीलिए हम लोग वायरस को क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोग वायरस को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, इसीलिए हम लोग वायरस को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ये एक जोड़क वाली कड़ी है, ठीक है, जो कि लिविंग को नॉन लिविंग से जोड़े रखने का काम करती है, और वो क्या है, वायरस, जिसके अंदर कभी भी कोई भी सेल नहीं होती है। ठीक है, तो वायरस के अंदर ये था। अब वायरस लिविंग कब होता है, जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे कि जब वो वायरस हमारे शरीर के अंदर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। लेकिन अगर वो वायरस ऐसे ही बाहर पड़ा है ना, तो वो क्या है, उस टाइम पे वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे हमारे शरीर के अंदर आ गया तो वो लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने वायरस को क्या बोल दिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ठीक है, तो ये इतना किसके अंदर बताया, ये इतना सेल थ्योरी के अंदर बताया। ठीक है, उसके बाद में आता है क्या, उसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट होता है, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस स्वान नेक एक्सपेरिमेंट को किसने दिया होता है, ये दिया होता है बाय लुइस पाश्चर, लुइस पाश्चर। और कब देते हैं, ये देते हैं 1862 में। कब देते हैं, 1862 में देते हैं। कौन, लुइस पाश्चर। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये क्या बताते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है। मेरी तो ड्राइंग बहुत ही खराब है ठीक है, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये चारों तरफ बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, मतलब ये और भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने क्या छोड़ दिया, ये एक फ्लास्क है, ये मतलब एक यूटेंसिल ले लो आप कोई भी। ठीक है, फ्लास्क कोई भी यूटेंसिल ही हो गया। ये यहाँ से हम लोगों ने खुला छोड़ दिया, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ओपन फ्लास्क है। ठीक है, उन्होंने दो बर्तन लिए, है ना, एक एक बर्तन को तो उन्होंने ओपन छोड़ दिया और एक को उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने उस फ्लास्क को ओपन छोड़ दिया तब उनको क्या मिलता है अपना कंक्लूजन, कि वहां पे क्या होते हैं, वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस फ्लास्क को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसके अंदर थोड़ी देर बाद में देखा तो वहां पे बैक्टीरिया आ गए उस फ्लास्क के अंदर, जब उन्होंने ओपन छोड़ दिया उस फ्लास्क को। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उस फ्लास्क के चारों तरफ एक प्लेट लगा दी। ठीक है, उसको प्लेट से ढक दिया। अब ये कैसा फ्लास्क हो गया ये क्लोज्ड फ्लास्क हो गया। ठीक है, तो इनके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर इनको कोई भी बैक्टीरिया नहीं मिलता है, बैक्टीरिया यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है।
तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकल के आया कि अगर आप अपने घर में किचन के अंदर कोई भी चीज़ बनाते हो, अगर वो चीज़ बच जाती है, तो फिर आप अगर उसको किसी यूटेंसिल के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर डाल के रखते हो, तो उसको ज़रूर ढकें, ठीक है? और वो ढकना क्यों चाहिए, वो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। क्योंकि अगर वो ओपन रहेगा, तो उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लग जाएँगे, अगर वो क्लोज़ रहेगा, तो वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे। तो वो आपके हाथ में कि आपको कितनी अपनी साफ-सफाई रखनी है, कितना आपको बीमारियों से दूर रहना है, ठीक है? तो वो आपके हाथ में है, आपकी मेहनत है खुद की। आज के लिए आई होप इतना काफ़ी होगा, क्योंकि मेरा गला भी दर्द कर रहा है बोलते-बोलते। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, और डेंगू अभी भी कम नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा है डेंगू की, बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, कोरोना से ज़्यादा डेंगू हो रखा है आजकल तो। तो अपना ध्यान रखिएगा इस डेंगू के क्वारंटाइन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।